the topic for today is hemolytic anemia. Now, what do we understand by hemolysis? Hemolysis is excessive destruction of RBCs, okay, which is causing anemia. Now, hemolytic anemia अब दो रीजन से हो सकता है. One can be the intracorpuscular defects and one could be extracorpuscular defects. ठीक है, intracorpuscular मतलब RBC के अंदर की वजह से. अब इसमें हेरिडिटरी क्या क्या हो सकते हैं? हेरिडिटरी जैसे कि रेड सेल मेम्ब्रेन डिफेक्ट, जैसे कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी एलेप्टोसाइटोसिस, एंजाइम डेफिशिएंसीज जैसे कि G6PD, और हीमोग्लोबिनोपैथीज जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और थैलासीमिया. एक्वायर्ड सिर्फ एक ही होती है एंड उसका नाम होता है PNH, पैरोक्सिजमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया. नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या मिलते हैं हमें हीमोलिटिक एनीमिया में जो बहुत ही कॉमन होंगे? पैलर, जॉन्डिस, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन टूटता है बिलिरुबिन में, हीम बिलिरुबिन, ये बिलिरुबिन कराता है जॉन्डिस, और स्प्लीनोमेगैली, हेपाटोस्प्लीनोमेगैली या फिर स्प्लीनोमेगैली. अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हेमोलिसिस हो रहा है वो इंट्रावास्कुलर है या एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस है? इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस जो वेसल्स के अंदर होता है, इनसाइड ऑफ वेसल. हेमोलिसिस जो ऑर्गन्स में हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस. नाउ इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस में देयर विल बी नो हेपाटोमेगैली, नो स्प्लीनोमेगैली. एक्स्ट्रावास्कुलर में लिवर एक्स्ट्रा काम कर रहा है, स्प्लीन एक्स्ट्रा काम कर रही है, देयर इज हेपाटो एंड स्प्लीनोमेगैली. Now what is serum haptoglobin? Serum haptoglobin is a protein which binds to free hemoglobin. तो ये रिड्यूस हो जाएगा जब इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस होता है, बिकॉज ये भी ब्लड वेसल के अंदर हो रहे हैं फ्लो प्रोटीन इसके संग में, तो सीरम हैप्टोग्लोबिन इज रिड्यूस्ड. सीरम हैप्टोग्लोबिन इन एक्स्ट्रावास्कुलर मे बी नॉर्मल और स्लाइटली रिड्यूस्ड. ओके, so this is one of the best test. And yes, hemoglobin urea and cystinuria, hemocyanuria will be found in intravascular hemolysis. Hemoglobin urea and hemocyanuria. When this will happen, hemoglobin urea, hemoglobin is toxic to kidney. It can precipitate acute tubular necrosis. This no such presentation over here. Now lab investigations. हीमोग्लोबिन डिक्रीज्ड, ऑब्वियसली अनीमिया है तो हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा. नंबर 2, MCV, MCH, MCHC डिपेंड हम कौन से कंडीशन के बारे में पढ़ रहे हैं. पेरिफेरल स्मीयर चेंज होते हैं एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अनीमियाज. लिवर फंक्शन टेस्ट, यू विल सी कि बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, सीरम हैप्टोग्लोबिन रिड्यूस्ड है, हीमोग्लोबिन यूरिया and hemocyanuria will be found in intravascular hemolysis and serum LDH is increased. अब हम एक एक कंडीशन पढ़ना शुरू करेंगे एंड पहली जो हम पढ़ेंगे वो होगी थैलेसीमिया. व्हाट इज थैलेसीमिया? इट इज़ अ हीमोग्लोबिनोपैथी. इसकी एपिडेमियोलॉजी मोस्ट कॉमनली फाउंड होती है मेडिटेरेनियन एरियाज़ में, रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया में मोस्ट कॉमन अमंग द पंजाबीज एंड द सिंधीज. अब ये दो टाइप की होती है. देयर इज़ अ बीटा थैलेसीमिया एंड देयर इज़ एन अल्फा थैलेसीमिया. ओके, तो बीटा थैलेसीमिया का जो जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 11 में होता है, और जो अल्फा थैलेसीमिया का जीन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 16 में होता है. बीटा थैलेसीमिया इज़ मोर कॉमन, अल्फा थैलेसीमिया इज़ लेस कॉमन. क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम 16, मोर कॉमन, लेस कॉमन. ये होता है, इट इज़ यूजुअली ड्यू टू म्यूटेशंस. अब इसमें बहुत सारे टाइप की म्यूटेशंस हो सकते हैं. देयर कैन बी अ नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, स्प्लाइसिंग म्यूटेशन. ये यूजुअली होता है जीन डिलीशन की वजह से, जीन डिलीशन. And there is reduced synthesis of alpha chains and reduced synthesis of beta chains. When there is reduced synthesis of beta chain, it is called beta thalassemia. When there is reduced synthesis of alpha chain, it is called alpha thalassemia.
genes involved in alpha thalassemia are HbA1, HbA2. यहाँ पे HbB जीन इन्वॉल्व होता है. ओके अब बीटा थैलेसीमिया के बारे में हम आगे पढ़ते हैं. तो बीटा थैलेसीमिया 3 टाइप का होता है. देयर इज बीटा थैलेसीमिया मेजर, intermediate and minor, which is also called the beta thalassemia trait. Now what is beta thalassemia major? 0% of the beta chains are produced. अब इसमें क्या होगा? Now what happens when people grow up, they have alpha 2 beta 2 hemoglobin as the 95% of the hemoglobin in their body in adults. This manifests आफ्टर द एज ऑफ 6 months, है ना. 6 months के पहले तक हमारे पास HbF होता है, दैट इज़ द फीटल हीमोग्लोबिन. तो अब 0% ऑफ द बीटा चेन्स आर प्रोड्यूस्ड. तो जो हमारा हीमोग्लोबिन बनेगा उसमें 4 अल्फा चेन्स होंगी. देयर विल बी अल्फा 4 चेन टेट्रामर्स. तो हमारी बॉडी को समझ आएगा कि दिस इज समथिंग रॉन्ग. सो दिस विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द बोन मैरो इटसेल्फ. And in case even if this RBCs are sent to the peripheral circulation, they are destroyed by the spleen. And you will have a splenohepatomegaly. Now there is a difference between hepatomegaly and a splenohepatomegaly. Splenohepatomegaly means spleen size is larger than the size of the liver because spleen is doing double function. When we are kids, or basically infants, even hematopoiesis is done by spleen, and as we grow up the hematopoiesis is taken up by the long bones and the flat bones. So in case of thalassemia, spleen is doing double work. It is doing hematopoiesis and the hemolysis. So there you find splenohepatomegaly. Next you come to intermedia. There is 50% production of beta chains. Less severe and manifests late after the age of 1 year usually. Child develops anemia. Here the anemia will be very severe, very severe. And minor trait. Usually patients are asymptomatic for most of their life, and even if they are diagnosed, usually they are misdiagnosed as iron deficiency anemia. They'll have microcytic hypochromic anemia, which is also found in iron deficiency anemia. And no matter how much iron they eat, there is no increase in hemoglobin. So then they go to doctor कि सर कुछ तो गलत है, and then they come to know कि अच्छा beta thalassemia trait they have. Okay. So now what happens? इसकी अल्फा 2 बीटा 2 चेन्स कम बन रही हैं. देर इज रिड्यूस्ड HbA in the body, and when there is reduced HbA, the other types of hemoglobin such as HbF is more, HbA2 is more, and accumulation of alpha chains in erythroid precursor alpha 4 tetramers बनते हैं, जिसकी वजह से RBCs डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. एंड सो जितना हेमाटोपोइसिस हो रहा है वो भी इनफेक्टिव है, तो दैट इज कॉल्ड इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस. जो बन रहा है वो भी किसी काम का नहीं है. तो ये आरबीसीज डिस्ट्रॉय होती हैं बोन मैरो में, स्प्लीन में, तो दिस इज एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस. एंड ड्यू टू इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस bones work more. So you know there is malar prominence, there is frontal bossing, which is also known as the chipmunk fishes. Chipmunk fishes. Now how do you screen for thalassemia? What are the tests that you would do? Number one test that we would do is Nestroft. Very important. What is the full form? Naked eye single tube osmotic fragility test. Naked eye single tube osmotic fragility test. Now what happens is you have a normal RBC. Okay. Your blood is isotonic to 0.9% NaCl. So when you suspend the RBC in 0.9% NaCl, there is no destruction of RBC, basically no hemolysis, it sustains well.
So you make different solutions with different percents of NaCl percentages. So when in a normal person, the hemolysis will start at 0.5% NaCl. The osmotic fragility basically इतने पे वो destroy होना शुरू हो जाएंगी and ends at 0.3% NaCl. But what do you see? In thalassemia, they are very osmotic fragile and hence the curve is shifted. Okay, so this is one of the screening tests. What are the other screening tests? HbA2 is more than 3%. HbA2 हमेशा, be it fetal life, be it adult life, ये हमेशा 3% होता है. ठीक है. फिर एक कर सकते हैं for fetus. You can do a chorionic villi sampling. You could do an amniocentesis. And you could do a peripheral smear. So what do you see in peripheral smear? तुम्हारे जो अल्फा 4 टेट्रामर्स हैं वो बीच में ऐसे accumulate हो जाते हैं. So this is seen as a target cell. Now what are the clinical features? You will have a child who is severely anemic. You will have a child when you do its examination, MCV, MCH, ये दोनों कम आएगा. ये दोनों कम है तो MCHC भी रिड्यूस जाता है. बेसिकली तीनों रिड्यूस जाएंगे. You do a peripheral smear. You see microcytic hypochromic cells. You see target cells. You see basophilic stippling. You see Howell-Jolly bodies. Then अगर child थोड़ा बड़ा है तो you might see frontal bossing, malar prominence. Then you go for radiological examinations. So you see a crew cut appearance. Crew cut appearance on skull. What is crew cut appearance? What happens? जो हमारा skull होता है उसकी दो टेबल होती है. We all know this is an outer table, inner table, और इसके बीच में होते हैं trabeculations. इसमें इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस हो रहा है. दिस इज़ द आउटर टेबल, दिस इज़ द इनर टेबल एंड दीज आर द ट्रैबेक्युले. दिस लुक्स एज अ क्रू कट अपीयरेंस. Okay, now coming to the one last thing that is found in radiology, that is squaring of the metacarpals of hand. What happened? Metacarpals look like these small bones, so these turn like this. Squaring of metacarpal, very characteristic for thalassemia. What is the investigation of choice? HPLC, high performance liquid chromatography. What is the treatment you do? Patient comes, उसका hemoglobin बहुत कम है. You give packed RBCs. You only give RBC, you do not give the whole blood. पैक्ड आरबीसी. नो व्हाट हैपेंस कि एक बार पैक्ड आरबीसी देते हो, आरबीसी की लाइफ होती है जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसकी होती है 60 to 80 डेज. तुमने एक बार दी, तुमने 2 बार दी, ऐसे साल में तुमने उसे 8 से 10 बार दिया. ठीक है, 6 से 8 बार दिया, 8 से 10 बार दिया, व्हाटएवर. फिर धीमे धीमे हाइपरस्प्लेनिज्म हो जाता है पेशेंट को. पेशेंट डेवलप्स हाइपरस्प्लेनिज्म which vivaciously it takes up the RBC. So duration interval where you were doing blood transfusion keeps on decreasing. And तुम इतनी बार उसे blood transfusion देते हो. Iron toxicity, hemolysis तो होता ज़्यादा है. There is iron toxicity, बहुत सारा iron deposit हो गया है. तो bronze diabetes occurs. What is bronze diabetes? This excess iron goes into liver causing liver cirrhosis. It deposits on the skin causing hyperpigmentation of the skin, and this iron destroys the beta cells of the pancreas causing, this is the pancreas, causing diabetes mellitus type 1. This is bronze diabetes. What do? You give iron chelators.
Simple treatment. Lots of iron, you give iron chelator. You do an elective splenectomy as a treatment. You might do. And what is the treatment of choice? Bone marrow transplantation. Now I think we have left alpha thalassemia somewhere. We'll continue with that. Alpha thalassemia. What was there? Alpha thalassemia is due to deletion of gene. तो दो अल्फ़ा चेन्स होती हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन में और दो बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है. अभी जो दो अल्फ़ा चेन्स होती हैं इसके लिए दो जीन इन्वॉल्व होते हैं, HbA1 एंड HbA2. तो हर जीन की दो कॉपी होती हैं. तो ओके, सो इफ़ यू हैव अल्फ़ा 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 माइनस, ओके, this is an asymptomatic patient, no issue. You have alpha alpha, you have one alpha, and then you have nothing. This is hemoglobin bots. The fetus will develop hydrops fetalis, it will die, very difficult survival. You just have one alpha, there is 25% production of the alpha chains, it is called HbH. This is alpha thalassemia major. Two alpha chains, that is 50% of the chains are produced. This is alpha thalassemia trait. And this is a silent carrier. Same diagnosis by alpha gene sequencing. You do HPLC, you do Nestroft. Treatment again, bone marrow transplantation. Thank you. Malar prominence. Then you go for radiological examinations. So you see a crew cut appearance. क्रू कट अपीयरेंस ऑन स्कल. व्हाट इज क्रू कट अपीयरेंस? व्हाट हैपन्स, जो हमारा स्कल होता है उसकी दो टेबल होती है, वी ऑल नो. दिस एन आउटर टेबल, इनर टेबल, और इसके बीच में होते हैं ट्रैबिक्यूलेशंस. इसमें इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मेड्युलरी हेमाटोपोइसिस हो रहा है. दिस इज द आउटर टेबल, दिस इज द इनर टेबल, एंड दीज आर द ट्रैबिक्यूले. दिस लुक्स एज अ क्रू कट अपीयरेंस. Okay, now coming to the one last thing that is found in radiology, that is squaring of the metacarpals of hand. What happened? Metacarpals look like these small bones, so these turn like this. Squaring of metacarpal, very characteristic for thalassemia. What is the investigation of choice? HPLC, high performance liquid chromatography. What is the treatment you do? Patient comes, उसका hemoglobin बहुत कम है. You give packed RBCs. You only give RBC, you do not give the whole blood. Packed RBC. Now what happens कि एक बार packed RBC देते हो, RBC की लाइफ होती है जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसकी होती है 60 to 80 days. तुमने एक बार दी, तुमने दो बार दी, ऐसे साल में तुमने उसे 8 से 10 बार दिया, ठीक है, 6 से 8 बार दिया, 8 से 10 बार दिया, whatever. फिर धीमे धीमे हाइपरस्प्लेनिज्म हो जाता है पेशेंट को. पेशेंट डेवलप्स हाइपरस्प्लेनिज्म विच वाइवेशियसली टेक्स अप द आरबीसी. तो ड्यूरेशन इंटरवल वेयर यू वर डूइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एंड तुम इतनी बार उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हो. आयरन टॉक्सिसिटी, हिमोलिसिस तो होता ज़्यादा है, देयर इज आयरन टॉक्सिसिटी, बहुत सारा आयरन डिपॉजिट हो गया है, तो ब्रॉन्ज डायबिटीज़ अकर्स. व्हाट इज ब्रॉन्ज डायबिटीज़? दिस एक्सेस आयरन गोज इनटू लिवर कॉजिंग लिवर सिरोसिस. इट डिपॉजिट्स ऑन द स्किन causing hyperpigmentation of the skin, and this iron destroys the beta cells of the pancreas, causing, this is the pancreas, causing
डायबिटीज़ mellitus type 1. This is bronze diabetes. What do? You give iron chelators. Simple treatment. Lots of iron, you give iron chelator. You do an elective splenectomy as a treatment. You might do. And what is the treatment of choice? Bone marrow transplantation. Now I think we have left alpha thalassemia somewhere. We'll continue with that. Alpha thalassemia. What was there? Alpha thalassemia is due to deletion of gene. तो दो अल्फ़ा चेन्स होती हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन में और दो बीटा चेन्स होती हैं, ठीक है. अब ये जो दो अल्फ़ा चेन्स होती हैं इसके लिए दो जीन इन्वॉल्व होते हैं, HbA1 एंड HbA2. तो हर जीन की दो कॉपी होती हैं. तो okay, so if you have alpha minus, okay, this is an asymptomatic patient, no issue. You have alpha, you have one alpha, and then you have nothing. This is hemoglobin bots. The fetus will develop hydrops fetalis. It will die. Very difficult survival. You just have one alpha. There is 25% production of the alpha chains. It is called HbH. This is alpha thalassemia major. Two alpha chains, that is 50% of the chains are produced. This is alpha thalassemia trait. And this is a silent carrier. Same diagnosis by alpha gene sequencing. You do HPLC, you do Nestroft. Treatment again, bone marrow transplantation. Thank you.